बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं आपकी सेकंड जर्नी। पहली जो आपका स्टेप है बड़ी सफलता के साथ रखा गया है। आपने जो कोशिका चैप्टर को अच्छी प्रकार से रिवीजन भी कर लिया। ब्रह्मास्त्र भी आपने तैयार कर चुके हैं। ब्रह्मास्त्र तैयार करने का रास्ता भी आपको बता दिया है। कोई शिवजी महाराज नहीं आने का, आपको अपने लिए ब्रह्मास्त्र स्वयं ही तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए सेकंड चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। और चैप्टर का नाम है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र डाल लीजिए। सेकंड चैप्टर पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। और ये चैप्टर ना केवल विद्यार्थियों के लिए है, ना केवल कंपटीशन में पास करने वालों के लिए है, ये हर व्यक्ति की जरूरत है। इसका ज्ञान हर एक को होना चाहिए। जिसको जीवन जीना है, जिसको इस संसार में रहना है, उसको यदि इसकी जानकारी है तो यकीन मानिए डॉक्टर कभी आपका बेवकूफ नहीं बना पाएगा। डॉक्टर कभी आपका बेवकूफ नहीं बनाएगा। आपका सर दर्द, आपका पेट दर्द, सब कुछ इसी चैप्टर से जुड़ा हुआ है। तो जीवन की मूल रूप से आवश्यकता वाला चैप्टर है। आपने मम्मी पापा को भी अच्छी प्रकार से इसे समझा देना, अपने भाई बहनों को, अपने पड़ोसियों को। यदि ये चैप्टर तुम्हारी समझ में आता है तो जीवन में कभी शरीर से संबंधित समस्याएं आपको आने वाली नहीं है। ठीक है, तो मूल रूप से ना किसी कॉम्पिटिशन के लिए, मूल रूप से ये हर प्राणी की जानकारी का सब्जेक्ट है, जानकारी का चैप्टर है। इसे अच्छी तरीके से आप समझ लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं पाचन तंत्र। सबसे पहले जैसे हमारी हैबिट है और हम लेके चलते हैं, बिल्कुल जीरो से लेके चलते हैं पाचन। पहले समझेंगे पाचन को। तो पाचन क्या है, ठीक है। तो यहां पर पहला ही टॉपिक डालेंगे पाचन। पहला ही टॉपिक डाल लीजिए पाचन, ठीक है। सभी बच्चे कॉपी और पेंसिल साथ में लेके बैठेंगे, ये कंडीशन है मेरी, ठीक है। तो पाचन क्या होता है? जो जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं पहले समझेंगे और फिर हम लिखेंगे। जो जटिल भोज्य पदार्थ होता है उसे सरल भोज्य पदार्थ में बदलने, जब बदल जाता है वो क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है, ठीक है। जो आप जैसे मुख में भोजन करते हो और वो डाइजेस्ट होकर क्या है, वो सरल में बदल जाता है, वो क्या है? पाचन है। अब ये जटिल क्या है और सरल क्या है, इसके विषय में जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं क्या है आपकी थाली में। आज जो आपने भोजन किया होगा, थाली में क्या है? उस थाली में जो आपकी थाली है, तो वहां पर थाली तो क्या है? तो कटोरे टाइप का बन गया ना। थाली नहीं है तो कटोरे टाइप का बन गया, बिल्ला जैसे ना, बिल्ला होता है। ये क्या है? ये थाली है। थाली में क्या है? ये आपका मट्ठी का गिलास रखा है, ठीक है। ये क्या है? ये यहाँ पर रोटियां रखी हैं। ये क्या रखी हैं? रोटियां रखी हैं। और ये कटोरी में क्या है? ये सब्जी रखी है। और ये क्या है? ये चावल रखे हैं, ठीक है। ये आपका भोजन है। अब इस भोजन को जब आप क्या है, जब इस भोजन को खाओगे आप, जब इस भोजन को खाओगे, ये क्या है? ये आपका मुख है, ये आपकी नाक है, ये आपकी क्या है? ग्रास नली है, और ये आपका अमाशय है, और ये आपकी छोटी आंत है। ये क्या है? छोटी आंत है। इस चित्र को अच्छी प्रकार से फिर दोबारा से बनाएंगे जब इस चित्र की आवश्यकता पड़ेगी। फिलहाल हम समझ रहे हैं क्या? पाचन। फिलहाल क्या समझ रहे हैं? पाचन। तो जब इस भोजन को हम करते हैं, हम ये इसको मट्ठे को बना देते हैं, ठीक है। इसके अंदर मट्ठा बना देते हैं, खाली गिलास ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये भोजन क्या होगा? भोजन सबसे पहले जब करते हैं तो दांतों के द्वारा इसको काटा जाता है। जो एक रोटी है, जो एक टुकड़ा आपने खाया, उसको महीन महीन कुतरा जाता है। तो महीन महीन क्या है? वो तो इधर से हो जाता है, तो अंदर जाके ये भोजन क्या है? ये डाइजेस्ट होता है लगभग 3 से 4 घंटे। लगभग 3 से 4 घंटे भोजन यहाँ पर रहता है, ठीक है। उसके पश्चात वहां से डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट ये छोटी आंत में डाइजेस्ट होने के पश्चात फिर मल के रूप में ये बड़ी आंत में आ जाता है, और यहीं से क्या है? ये आउट हो जाता है। तो क्या मल और मूत्र के रूप में त्यागने के लिए आप भोजन कर रहे हो? नहीं। ये क्या है?
ये शरीर में जाता है, ये शरीर में जाता है। तो जब भोजन जटिल भोज्य पदार्थ से सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है तो वही क्या है, वही पाचन है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इसकी परिभाषा, पाचन क्या है, जटिल भोज्य पदार्थ का, जटिल भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ जब सरल भोज्य पदार्थ, सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित हो जाए, परिवर्तित हो जाए, तो वो क्या है, वो पाचन है। वो क्या है, पाचन है। अब यहां पर दो चीजों को समझना है आपको, जटिल क्या है और सरल क्या है, दो चीजों को समझना है। तो जटिल भोज्य पदार्थ जो है, इस भोजन के अंदर जो संतुलित मात्रा में आप भोजन लेते हो, उस भोजन के अंदर क्या लेते हो, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, यहाँ पर ये तो हुई परिभाषा। अब कोई भी भोज्य पदार्थ जटिल भोज्य पदार्थ से सरल भोज्य पदार्थ में तब बदलेगा, एक कंडीशन है कि क्या है, उसमें जल, कंडीशन लगा लो, पहले लिख लो, परिभाषा लिख ली सबने, जल्दी से परिभाषा लिख लो पहले, ठीक है। अब इसमें शर्त ये है कि कोई भी जो पचेगा वो भोजन, तो उसमें शर्त ये है कि जो शर्त है, शर्त ही लिख लो आप, कंडीशन लिख लो, जल प्लस एंजाइम होना चाहिए। शर्त क्या है, जल और एंजाइम होना चाहिए। यानी कि पाचन तंत्र, हम पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र चैप्टर को पढ़ रहे हैं, और पाचन तंत्र का मतलब होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले पाचन को समझ रहे हैं। पाचन क्या है, जटिल भोज्य पदार्थ जब सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित हो जाए तो वो क्या कहलाता है, वो पाचन कहलाता है। और यहाँ पर पाचन तंत्र, जो पाचन तंत्र है, तो पाचन तंत्र के अंतर्गत हम उन अंगों को रखेंगे जो पाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। लेकिन कोई अंग पाचन करेगा या नहीं करेगा, इसकी कंडीशन क्या है, इसकी शर्त क्या है, उसमें जल और एंजाइम होना चाहिए। उस अंग में क्या होना चाहिए, जल होना चाहिए और एंजाइम होना चाहिए। यदि इस कंडीशन को आप अच्छी तरीके से समझ जाओ तो समझ लो पूरा पाचन तंत्र चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है, पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले हमारे सामने समस्या आ रही है कि जटिल भोज्य पदार्थ क्या है, क्या जो मांस खाते हैं वो जटिल भोज्य पदार्थ है, या जो हार्ड यदि कोई भोजन है तो वो भोज्य पदार्थ है। जैसे गेहूं है, यदि गेहूं को हम क्या है ऐसे चबा जाएंगे तो क्या वो जटिल है, और यदि उसकी रोटी बना ली क्या वो सरल है, नहीं। जटिल भोज्य पदार्थ क्या होता है इसको समझेंगे, जो भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट होती है, जो भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट होती है, कार्बोहाइड्रेट, तो ये क्या है, ये भोजन के अंदर ये जटिल पदार्थ है, ठीक है। और जब डाइजेस्ट हो जाएगा, जब सरल भोज्य पदार्थ बनेगा तो ये किस में टूट जाएगी, ये ग्लूकोज में टूट जाएगी, ग्लूकोज में। तो ये तो क्या है, ये जटिल है, ये क्या है, ये जटिल है, लिख लो कोई बात नहीं, लिख लो इसे, जटिल। और ये क्या है, ये सरल है। तो परिभाषा आपने लिखी, चित्र बनाना चाहो तो चित्र बना लो, उसको समझेंगे चित्र में क्या क्या होगा। तो जटिल भोज्य पदार्थ का सरल भोज्य पदार्थ में जब बदल जाएगा वो क्या कहलाएगा, वो पाचन कहलाएगा। अब जब भोजन करते हैं तो जब मुख में भोजन जाता है तो यहीं पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो जाता है, और डाइजेस्ट होने के पश्चात जब ये यहाँ इससे पाचन स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पर पूरा प्रोसेस होने के पश्चात यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, डाइजेस्ट होकर जो इसमें कार्बोहाइड्रेट है उसका क्या बन जाएगा, उसका ग्लूकोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। तो कैसे बनेगा वो हम अंदर आपको बताएंगे। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। इसी प्रकार से भोजन में जो अन्य पदार्थ होता है वो क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है। अब ये प्रोटीन जब डाइजेस्ट हो जाएगा, जब पाचन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, पाचन, जब इसका पाचन हो जाएगा, पाचन, और यहां भी जब इसका पाचन हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा,
अमीनो अम्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अमीनो अम्ल। ठीक है। तो जटिल भोज्य पदार्थ जब सरल भोज्य पदार्थ में कन्वर्ट हो जाए तो क्या हो जाएगा? उसका पाचन हो जाता है। ठीक है। और ये पाचन प्रक्रिया कहाँ होती है? ये पाचन अंगों के माध्यम से होती है। सामूहिक रूप में इन अंगों को क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। तो नोट किया आपने। अब है वसा। वसा यानी कि फैट। तो वो क्या होगा? वसीय अम्ल में। किसमें? वसीय अम्ल में टूट जाएगा। ठीक है। अब इसके पश्चात इनका क्या होगा? यहां पर ये ऊर्जा देने का काम करता है। जो प्रोटीन है वो शरीर की ग्रोथ का काम करती है, और ये जो वसा है वो शरीर को क्या है? वो सुडौल बनाती है। ठीक है। तो ये क्या है? ये 3 चीजें आपको नोट करनी है। सबसे पहले आपने परिभाषा लिखी और उसके पश्चात लिखा जटिल भोज्य पदार्थ जब सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित हो जाए तो वही क्या है? वही पाचन है। तो पाचन किसके द्वारा होगा? पाचन अंगों के द्वारा होगा। और उन अंगों को सामूहिक रूप में क्या कहेंगे? पाचन तंत्र कहेंगे। उसके विषय में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से वो अंग होंगे। लेकिन किसी भी अंग के में पाचन होगा या नहीं होगा, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है। ये कंडीशन है कि उस अंग के अंदर जल होना चाहिए और एंजाइम होना चाहिए। ठीक है। अब जटिल क्या है और सरल क्या है? जटिल है कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन हो जाएगा पूरे प्रोसेस में तो बन जाएगा ग्लूकोज, तो कहेंगे कि इसका पाचन हो चुका है। इसी तरीके से प्रोटीन जो आप दाल वगैरह खाते हो, जब वो अमीनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? उसका पाचन हो जाएगा। ठीक है। वसीय जो वसा होती है, जो आप पूरी वगैरह खाते हो, जो घी वगैरह खाते हो, जब उसका डाइजेशन हो जाएगा तो किसमें? वसीय अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या है? ये जटिल भोज्य पदार्थ से सरल भोज्य पदार्थ बन गया। अब इसका अंदर जाके क्या होगा? ये तो ऊर्जा देगा। ये क्या करेगा? ये शरीर की ग्रोथ का काम करेगा, मेंटेनेंस का कार्य करेगा, और ये क्या है? उसको सुडौल बनाएगा। तो ये तीनों चीजें आप लिख लीजिए। फिर आगे की तरफ हम मूव करते हैं। हालांकि इसके विषय में आपको बता भी चुके थे। ग्लूकोज जब कहाँ चले जाता है? ग्लूकोज कहाँ जाएगा? ग्लूकोज जाएगा कार्बोहाइड्रेट किसके पास? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? उसको एटीपी में निर्माण करेगा। हम जब इस माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था तो इस विषय में आपको बता चुके हैं। इसका विस्तार पूर्वक वर्णन जो होगा वो श्वसन तंत्र चैप्टर में होगा। फिलहाल के लिए समझिए केवल इतना। कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन हो जाएगा पाचन अंगों के द्वारा तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नोट हो गया। फिर आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है। इसे मिटा देते हैं। अब लिखेंगे पाचन तंत्र। पहले पाचन को समझा और फिर पाचन तंत्र को समझा। अब पाचन तंत्र क्या है? तो जो पाचन करेंगे, जो अंग पाचन करेंगे सामूहिक रूप में उन्हें क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। तो लिख लीजिए पाचन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अंगों को सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहा जाता है। जैसे मुख हुआ। जैसे बात करते हैं मुख गुहा हुआ। गुहा वर्ड को समझेंगे। गुहा जितने भी शरीर में छिद्र हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? गुहा कहलाता है। जैसे हमारा जो पेट होता है,
जो पूरा धड़ होता है वो क्या है, वो सीलोन गुहा है। क्या है, सीलोन गुहा। तो सबसे बड़ी जो गुहा है वो सीलोन है। तो ये क्या है, ये मुंह, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का छिद्र है। तो इसको क्या बोलते हैं, गुहा, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं कैविटी, तो बक्कल कैविटी बोलते हैं। मुख गुहा हो गया, ग्रास नली हो गया, ठीक है, और आमाशय हो गया। इस प्रकार से पूरे जितने भी अंग हैं उनको क्या कहते हैं, उनको पाचन तंत्र कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो पाचन तंत्र के जो भाग हैं, ठीक है, जो पाचन तंत्र के भाग, अगला पॉइंट लेंगे, पाचन तंत्र के भाग दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो पाचन तंत्र के ये अंग हैं तो इनको दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। एक तो क्या हो जाएगा, आहार नाल हो जाएगा। ठीक है, एक हो जाएगा आहार नाल, पहला हो जाएगा आहार नाल, आहार नाल, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा सहायक पाचक अंग, सहायक पाचक अंग। यानी कि इन अंगों में क्या होता है, पाचन नहीं होता है। आहार नाल के जो अंग हैं उनमें क्या होता है, उनमें पाचन होता है, और सहायक पाचक अंग जो हैं इनके अंदर पाचन नहीं होता है, ये पाचन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, सहायक पाचक अंग। ठीक है, और इन सहायक पाचक अंगों में पाचक ग्रंथियां भी आएंगी, पाचक ग्रंथियों को भी पढ़ोगे आप, पाचक ग्रंथियां भी होती हैं। ठीक है, तो नोट कीजिए। फिर आगे की तरफ पूरे आहार नाल को समझते हैं कि आहार नाल क्या है। ठीक है, और सहायक पाचक अंग क्या है। एक सुंदर सा चित्र बनाएंगे इसका। मैं यहां से इसको इतना खत्म कर देता हूं, है ना। तो पहला टॉपिक जो है, पहला टॉपिक डालेंगे आप आहार नाल। ठीक है, ये सारे को खत्म कर देते हैं। देखिए, ये जो आपका मुख है, ये जो आपका मुख है, और ये जो आपकी नाक है, ठीक है, तो ये क्या है, ये बक्कल कैविटी कहलाता है। क्या कहलाता है, पहला टॉपिक डाला आपने ए पोर्शन, यानी कि पहला जो पोर्शन डाला आहार नाल, आहार नाल। ठीक है, तो आहार नाल को समझ रहे हैं। तो ये क्या है, ये मुख गुहा है, और यहां पर ये क्या होता है, ये आपकी ये जो ये गर्दन है, ये ना, ये आहार नाल कहलाती है। सॉरी, ये ग्रास नली कहलाती है। क्या कहलाती है, ये ग्रास नली कहलाती है। तो ये क्या हुआ, ये मुख गुहा हुआ, मुख गुहा, बक्कल कैविटी बोलते हैं। तो आहार नाल में पहला क्या हुआ, मुख गुहा हुआ। अब फिर क्या है, आमाशय है। फिर क्या है, आमाशय है। ये आमाशय है। तो आहार नाल में लिख लीजिए आप, पहला आहार नाल में जो फर्स्ट है वो मुख गुहा है, मुख गुहा यानी कि बक्कल कैविटी। दूसरा क्या है, ये क्या है, ग्रास नली। क्या है, ग्रास नली। तीसरा क्या है, आमाशय। तीसरा आमाशय है, यहां पर ग्रास नली, और तीसरा है आमाशय। ठीक है, चित्र को भी साथ साथ बनाते हुए चलेंगे। तो ये क्या है, यहां से इस प्रकार से ये यू टर्न लेता है। ठीक है, ये क्या है, ये छोटी आंत है। ये क्या है, ये छोटी आंत है। ये छोटी आंत है, इस प्रकार से पाइप नुमा आकृति में, ये छोटी आंत है। अब यहां से ये टर्न लेती है, ये बड़ी आंत है। यहां से इसका साइज क्या हो जाता है, ये साइज बड़ा हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये बड़ी आंत बोलते हैं। ये बड़ी आंत है। ठीक है,
तो आपने लिखा अमाशय, इसको लिखेंगे छोटी आंत। क्या लिखेंगे? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। और ये क्या है? ये बड़ी आंत है। ये क्या है? ये बड़ी आंत है, इधर लिख लीजिए बड़ी आंत। ठीक है, तो यहां पर चौथा नंबर जो है, चौथा नंबर जो आ रहा है वो अमाशय के बाद किसका आ रहा है? छोटी आंत का आ रहा है। छोटी आंत का आ रहा है। लेकिन छोटी आंत का जो पार्ट है, ठीक है, ये क्या है? ये जो यू आकार का है, जो टर्न लिए हुए है, ये पूरी तो क्या यहाँ तक छोटी आंत है। और यहीं पर एक चीज और बनाएंगे आप, यहीं पर क्या होता है? ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से होता है। यहीं पर क्या है? ये अपेंडिक्स भी होता है। क्या होता है? ये अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स। इसको भी आप नोट करेंगे। ठीक है, क्या होता है? अपेंडिक्स। किसका क्या रोल है समझेंगे आगे चल के। तो जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत 3 भाग में होती है। छोटी आंत 3 पार्ट में होती है। ठीक है, एक तो क्या होती है? ग्रसनी होती है। क्या होती है? ग्रसनी। एक क्या होती है? ये जो यू आकार का भाग है, ये क्या है? ये ग्रसनी है। क्या है? ग्रसनी। ठीक है, छोटी आंत का पहला पार्ट लिखेंगे, क्या है? ग्रसनी है। ठीक है, ग्रसनी, ग्रहणी भी कह देते हैं इसको। और दूसरा होता है जेजुनम। क्या होता है? जेजुनम। अगला जो पार्ट होता है ये क्या है? ये जेजुनम है। ये क्या है? जेजुनम। चाहे आप हिंदी में लिख लो या इंग्लिश में लिख लो, जेजुनम, जेजुनम, जेजुनम। सबसे बड़ा पार्ट जो होता है, ये यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है, ये पूरा जो पार्ट है, ये क्या है? ये है इलियम। इलियम। तो छोटी आंत के 3 पार्ट हैं, ग्रसनी, जेजुनम और इलियम। इलियम। तो छोटी आंत के 3 पार्ट हैं। और जो बड़ी आंत होती है, नंबर 5, नंबर 5 जो है वो भी क्या है? जो बड़ी आंत होती है उसके भी 3 पार्ट हैं। बड़ी आंत के भी 3 पार्ट हैं। एक तो होता है सीकम, सीकम, एक होता है रेक्टम, एक है सीकम, एक है रेक्टम, और एक क्या है? कोलन। तीसरा पॉइंट बनाएंगे रेक्टम, ये क्या है? कोलन। और तीसरा पॉइंट क्या है? रेक्टम। देखिए, विज्ञान के जो ज्यादातर शब्द हैं वो इंग्लिश में होते हैं। चाहे आप इन्हें इंग्लिश में लिख लीजिए या हिंदी में लिख लीजिए, उसका बस आपको उसका वर्क समझ में आना चाहिए, उसका वर्क समझ में आना चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनता है, इसलिए इनके पार्टों के विषय में हमने चर्चा की आपसे। तो यहाँ पर आज जो हम आज का जो लेक्चर है उसको यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन फिर से चीजों को समझ लेते हैं। कल इन्हीं के विषय में विस्तार पूर्वक आपसे बातें होंगी, और ये तब तक आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सा रेक्टम है, कौन सा सीकम है, कौन सा एलियम है, कौन सी छोटी आंत है, कौन सी बड़ी आंत है। तो हमने क्या समझा? ये मुख को है, सबसे पहले भोजन यहाँ पर जाता है, और लगभग 3 से 4 घंटे, लगभग 3 से 4 घंटे भोजन अमाशय में रहता है। क्या रहता है? अमाशय में। यहाँ पे ये 3 से 4 घंटे भोजन यहाँ पर रहता है, 3 to 4 आवर। ठीक है, यहाँ पर रहता है। ग्रास नली, ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता, कल आप समझेंगे। बस इसमें क्या है? पेरिस्टालिसिस मूवमेंट से भोजन ऊपर से नीचे की तरफ आता है, कल इसको विस्तार पूर्वक समझेंगे। और उसके पश्चात भोजन क्या है? भोजन यहाँ जाएगा 3 से 4 घंटे, यहाँ डाइजेस्ट होने के पश्चात फिर कहाँ?
छोटी आंत में जाएगा और छोटी आंत में क्या होता है, भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, यहीं पर क्या है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और यहीं से वो क्या है, फिर बॉडी के अन्य पार्टों में चला जाता है। कैसे जाता है कल इसके विषय में बात करेंगे। अब उसके पश्चात जो बड़ी आंत है, जो बड़ी आंत है, तो बड़ी आंत का जो ये पोर्शन है, जो यहाँ तक का पोर्शन है, तो ये तो क्या कहला रहा है, ये सीकम कहला रहा है। ये क्या कहला रहा है, सीकम कहला रहा है। और ये पोर्शन जो है ये क्या कह रहा है, कोलन कहला रहा है। और बाकी जो पोर्शन है वो क्या है, वो रेक्टम है। तो ये वाला पार्ट क्या हुआ, ये वाला पार्ट यहाँ से लेके और यहाँ तक का पार्ट क्या है, ये रेक्टम है। ये क्या है, रेक्टम है। पगवाशय बोलते हैं। यहीं पर क्या है, मल रहता है, यहीं पर मल रहता है। और ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये बीच का जो पार्ट है, ये क्या कहलाएगा, ये कोलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कोलन। ये कोलन है। तो ये क्या हुआ, ये सीकम है। ये क्या है, ये सीकिम है। सीकिम कह दो, सीकम कह दो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सीकिम है। तो नई चीजें हैं आपके लिए। सबसे पहले आपको क्या है, आपको बस इसके शब्दावली को समझना है, बाकी चीज काम मेरा है, वो कैसे डिलीवर आपके अंदर होगा। तो आज का कार्य केवल आपका इतना है, इस पूरी क्लास को क्या है, एनालिसिस करना है। जितना मैंने पढ़ाया है उसका फिर क्या है, रिवीजन करना है। और कल मिलते हैं फिर अगली क्लास में। यहाँ का रिवीजन मैं आपको करा देता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले हमने पाचन को समझा। पाचन क्या है, पाचन तंत्र चैप्टर का नाम है। और पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ हम ह्यूमन के पाचन को समझने वाले हैं, मानव के पाचन को समझने वाले हैं। तो पाचन क्या है, भोजन का जटिल रूप से सरल रूप में कन्वर्ट होना ही क्या है, वो पाचन है। और जिन अंगों के द्वारा पाचन होता है तो सामूहिक रूप में उन्हें क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। ये सब वो अंग है जिनके अंदर क्या है, पाचन होना है। तो पाचन तंत्र के अंगों को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक है आहार नाल, एक है क्या, आहार नाल। तो आहार नाल में जो पाचन अंग है वो आपके सामने है। दूसरा है सहायक पाचक अंग, तो उसकी बात हम कल करेंगे। सहायक पाचक अंग कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर जो पाचन है, पाचन की कंडीशन भी आपको बताइए कि किसी भी अंग में पाचन तब होगा जब उसके अंदर क्या है, जल और एंजाइम होगा। जैसे बात करते हैं हम ग्रास नली की, तो क्या ये एक पाचन अंग है, क्या इसमें क्या इसमें पाचन हो रहा है, पाचन अंग तो है, लेकिन क्या इसमें पाचन हो रहा है, नहीं, इसमें पाचन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई एंजाइम नहीं होता है। इसलिए ये क्या है, बस ये भोजन को मुख से और आमाशय तक पहुंचाने का काम करता है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट से, क्रमाकुंचन गति से भोजन क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। लेकिन आमाशय के पास क्या है, आमाशय के पास एंजाइम है, इसलिए यहाँ पर पाचन होगा। तो कल करेंगे इसके विषय में सारी बात। हमने देखा कि सबसे पहले बक्कल कैविटी है, मुख है। उसके बाद आप अपने शरीर को देखो ना, ये क्या है, ये बक्कल कैविटी है, ये है ना, ये ग्रास नली है, ठीक है। उसके पश्चात जो ये फेफड़ा होता है, इससे थोड़ा नीचे की तरफ ये क्या होता है, आमाशय होता है। और जो आपका पेट होता है उसी के अंदर क्या होती है, ये आंत होती है। क्या होती है, आंत होती है। इसे छोटी आंत कहते हैं। क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और इसको छोटी आंत कहने का कारण ये है, ये होती तो बहुत बड़ी है, ये लगभग 17 फीट की होती है। क्या होती है, 17 फीट की होती है। टोटल जो आहार नाल है हमारी वो 22 फीट की है। और 5 फीट की इसमें क्या होती है, ये बड़ी आंत होती है। तो जब ये छोटी है तो इसको बड़ी आंत क्यों कह रहे हैं, डायमीटर के हिसाब से। इसका क्या होता है, इसका डायमीटर क्या होता है, जैसे एक पाइप पतला है, एक मोटा पाइप है, तो ये क्या है, ये बड़ा पाइप है। तो बड़ी आंत क्या है, उसकी जो डायमीटर है वो ज्यादा है। और जो ये छोटा पाइप है, लंबाई में क्या होती है, ये ज्यादा होती है। इसके 3 पार्टों को हमें देखना है। एक को क्या समझना है, ग्रसनी, जिसे ग्रहणी बोलते हैं। दूसरा जेजुनम है, तीसरा इलियम है, ठीक है। यदि बड़ी आंत की बात करेंगे तो बड़ी आंत का जो पहला पार्ट है वो सीकम है, सेकंड पार्ट इसका क्या है, कोलन है, और तीसरा पार्ट क्या है, रेक्टम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक इन शब्दावली को अच्छी प्रकार से एक बार रिवाइज कर लीजिए। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, धीरे धीरे जब पढ़ेंगे 12-13 चैप्टर ये आपके जो लेक्चर होंगे उसमें आपको ये सब अपने आप आपके ब्लड के अंदर समझ आएगा। लेकिन ये जरूरी है, ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई दुख तकलीफ कोई बीमारी नहीं होने की। और ये चैप्टर न केवल सरकारी नौकरी के लिए,
बल्कि आपके जीवन जीने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।